पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाता है। कॉल के दूसरी तरफ से कहा जाता है कि सर, हमारे इलाके में एक आवारा कुत्ता घूम रहा है। उस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, बेंगलुरु से 110 किलोमीटर का सफर तय कर एक पुलिस टीम उस इलाके में पहुंचती है और सबसे पहला काम यह किया जाता है कि उस कुत्ते को तलाशा जाता है जिसके मुंह में एक इंसानी हाथ था। जैसे कुत्ता मिलता है, कुत्ते के पास इंसानी हाथ भी मिल जाता है। पुलिस को लगता है कि जिस किसी ने भी इस लाश के टुकड़े किए होंगे, उसने आसपास के इलाकों में इसे फैलाया होगा। 5 किलोमीटर के रेडियस में 19 इंसानी लाश के टुकड़े मिलते हैं। हाथ पैर के छोटे छोटे टुकड़े कर अतड़ियों को शरीर के अंदर से निकाल कर सड़क किनारे फेंक दिया गया था। और जो कातिल है उतना शातिर था, उसे पता था कि अगर पुलिस को कभी भी कोई भी एक टुकड़ा मिलता है तो कभी भी उस लाश की पूरे टुकड़े को बरामद नहीं कर पाएगी। एक ऐसा परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई थी जहां पर उसे लगा कि मैं इस इंसानी लाश के टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा और किसी को भनक नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में जो हाथ था, उस हाथ में कुछ ऐसी चीजें थीं जिसे पुलिस जैसी उठाती है, पहली नजर में देखकर उसे लगता है कि मामला ज्यादा पेचीदा तो नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन है उसमें किस तरीके से जो बेंगलुरु पुलिस है एक बेहतरीन काम करते हुए कातिलों तक पहुंचती है, आप उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस कदर जो आपसे अक्सर फोन में बातचीत क्या करते हैं, जो आपसे रोज आपके साथ उठते बैठते हैं, वही अगर कातिल बन जाए और महीनों की प्लानिंग के बाद वो ये सोचें कि वो एक ऐसा क्राइम करेंगे कि जिससे पुलिस आप उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती है। एक ऐसी क्राइम केस स्टडी जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो पूरी वारदात है ये कर्नाटका के तुमाकुरु से सामने आई है और यहाँ पर आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पुलिस की टीम है जिसने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और ये सर्च ऑपरेशन करीब करीब 2 दिन चलता है और 2 दिन इस झाड़ियों में, इन जंगल में सर्च करने के बाद पुलिस को लगभग 19 टुकड़े मिलते हैं जिसके अंदर गुर्दा भी होता है, इंटेस्टाइन होता है जो पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है। और तो और जो सबसे पहले जिस तरह से जिक्र किया दीपक ने, जो कुत्ते के मुंह में जो हाथ था एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन से उसे टाइट करके बांधा हुआ था और जब कुत्ता उससे खेलता है, उसको मुंह में लेता है तो वो फट भी जाता है और जब पुलिस जाकर चेक करती है तो हाथ पूरी तरीके से फूला हुआ था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उस पर कुछ ज्वेलरी भी थी। इसके बाद पुलिस को लगता है अगर हाथ मिला है तो बाकी कुछ और चीज़ें भी होंगी, तो ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। 7 तारीख की बात है, 8 को भी सर्च ऑपरेशन होता है। तो ऐसे में पुलिस को कटे हुए हाथ मिले, पैर मिले, धड़ मिला, गला मिला, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली लेकिन सिर अभी भी गायब था। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया कि ये जो लाश के टुकड़े हैं मिलते जा रहे हैं और ज्वेलरी देखकर समझ में आ रहा है कि हो ना हो ये किसी औरत, महिला, लड़की का शरीर हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी है, मर्डर कब किया गया, कैसे, किस एरिया से बिलोंग करती, ये सब अभी पुलिस को नहीं पता था, यहाँ तक कि उस महिला का नाम क्या है। अब ऐसे करते करते इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है तो एक जगह पुलिस को एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन दिखती है जिसे बाकायदा बहुत ही ज़्यादा टाइट बांधा होता है। पुलिस को डाउट होता है हो ना हो जो बॉडी पार्ट्स मिले बाकी, अगर इस पॉलीथीन को खोला जाएगा तो शायद इसमें सिर मिल सकता है। और होता भी कुछ ऐसा है। जब कर्नाटका की जो पुलिस है जब वो पॉलीथीन को खोलती है, उसे फाड़ने की कोशिश करती है तो अंदर से कुछ बाल दिखते हैं जो सिर को आप यूँ समझिए छोड़ चुके हैं और जो पूरा चेहरा है वो फूला हुआ है और चेहरा पहली बार पुलिस को दिखता है एक महिला का। लेकिन अब फॉरेंसिक टीम आती है, एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, जांच की जाती है तो पता लगता है कि ये जो महिला है इसकी उम्र करीब 40 साल है और हत्या की डिटेल भी जो पुलिस को मिलती है पता लगती है 5 से 6 दिन पहले की। अब ये सब जब डिटेल पुलिस को मिल जाती हैं तो अब ये जानना था कि औरत है तो है कौन। आसपास के सभी थानों में इत्तला की जाती है कि अगर आपको और भी कोई ऐसे टुकड़े मिलते हैं, उंगलियां मिल गई, कोई भी कटी हुई बॉडी पार्ट्स के औरत के कोई भी कटी हुई चीज़ मिलती हैं और जो औरत थी उसका एक तस्वीर भी जो जितनी भी पुलिस को समझ में आ रही थी उसके तरह से पुलिस वालों को नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है कि कोई भी कंप्लेन अगर दर्ज हुई हो एक औरत की मिसिंग होने की जिसकी उम्र 40 से 45 के बीच में है तो फ़ौरन फलाना नंबर पर बताइए। अब ऐसा होता है कि एक थाने में करीब 3 अगस्त की रात को एक औरत जो है वो गायब होती है और 4 तारीख को उसका जो पति है वो कंप्लेन दर्ज कराता है। पति का नाम है बसवराजू जो कि कारपेंटर हैं। वो 4 अगस्त को
तुमाकुरु के थाने में पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनकी जो बीवी हैं वो 3 अगस्त को घर से गई तो थी, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं है। रात को काफ़ी कॉल वगैरह भी किया गया तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और उनको आ जाना था 3 तारीख को रात को वापस, क्योंकि वो अपनी बेटी के पास रहती थी और कभी घर पे रहती थी, तो ऐसे ही आया जाया करती थी। लेकिन उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने कॉल करने की कोशिश की तो भी वो नहीं, डिटेल नहीं दे रही हैं। अब ऐसे में पुलिस पूछती है, ठीक है, आप अपनी पत्नी की तस्वीर दीजिए, उनका नाम बताइए, उम्र बताइए। वो शख्स बताते हैं कि उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवम्मा है, उम्र 40 साल है, और तस्वीर जब देते हैं और वही तस्वीर जो तुमाकुरु थाने में वो दी जाती है वो उन अधिकारियों को भेजी जाती है जिन्हें वो टुकड़े मिले थे लाश के। अब जैसे ही वो तस्वीर देखते हैं वो मैच कर लेते हैं कि ये जो औरत है जिसकी टुकड़ों में लाश मिली ये लक्ष्मी देवम्मा ही है। अब यहाँ तक पुलिस को क्लियर हो गया था कि जो 19 टुकड़े 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2 दिन तक पुलिस ने ढूंढे, जिन्हें कातिल ने बड़ी ही बारीकी से छुपाने की कोशिश की, और देखकर ऐसा लगा कि जो कट लगाए गए हैं, जो मार्किंग की गई है, जिस तरह से टुकड़े किए गए हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। अब पहली बार पुलिस को पता था उस औरत का नाम, लेकिन अब पुलिस को पता लगाना था कि ये वारदात को अंजाम किसने दिया। आखिर इस औरत के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी जिसने इतनी बेरहमी से इसका कत्ल किया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि छोटे छोटे टुकड़े किए और शहर भर में बिखरा दिए। तो ऐसे में सबसे पहले कोई भी पुलिस की टीम होती है उनके लिए सीसीटीवी जो है सबसे बड़ा औजार होता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। तो पुलिस ने ये देखा कि जिस जिस इलाके में, उस 5 किलोमीटर के दायरे में जिस जिस एरिया में ये जो बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, जहाँ पर कुत्ते ने हाथ मुंह में पकड़ा हुआ था, जहाँ पर सर मिला, कोई नाले के पास का एरिया है, वहाँ पे जो भी सीसीटीवी लगे हैं उनके आसपास को चेक किया गया। तो ऐसे में पुलिस को एक गाड़ी दिखती है जो एक एसयूवी थी, और पुलिस ने देखा कि जहाँ जहाँ पर औरत के बॉडी पार्ट्स मिले वहाँ वहाँ पर एक गाड़ी भी दिख रही है। कुछ सीसीटीवी में कुछ गाड़ियाँ चेंज हैं, बाइक चेंज है, लेकिन एक गाड़ी जो पर्टिकुलर वाइट रंग की एसयूवी है वो कॉमन है, वो हर जगह दिखाई दे रही है। इसके अलावा वो गाड़ी पे पुलिस को डाउट इसलिए भी हुआ क्योंकि उसकी जो नंबर प्लेट्स थी वो 2 थी। कैसे? आगे कुछ और रजिस्ट्रेशन था, पीछे कुछ और था, यानी कि नंबर जो थे वो दोनों चेंज थे। पुलिस को ये भी डाउट हुआ कि एक आदमी जिसके पास एक एसयूवी गाड़ी है वो 2 नंबर प्लेट क्यों रखेगा, आगे पीछे चेंज क्यों रखेगा। यहाँ से पुलिस को डाउट होता है और सबसे पहले उस गाड़ी को ट्रेस किया जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाया जाता है। तो पता लगता है कि वो गाड़ी किसी सतीश नाम के आदमी की है। अब सतीश के बारे में जब डिटेल निकाली जाती है, उसके बारे में पता किया जाता है, तो उसका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आता है। जिस एरिया में लाश मिली, जिस एरिया में मर्डर की पुलिस को संभावना लग रही थी, वहाँ से सतीश की जो लोकेशन है, जो पता लगता है, जब उसके बारे में पता किया जाता है, पता लगता है काफ़ी दूर है वो, और उसको जब कॉल ट्राई किया जाता है तो नंबर भी स्विच ऑफ आता है। अब ऐसे में पुलिस को पूरी तरीके से पता लग जाता है कि हो ना हो इस पूरे हत्याकांड के पीछे सतीश का हाथ तो है ही, क्योंकि जिस तरह से उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, जैसे ही वो गाड़ी रख रहा है, प्लस पुलिस उस गाड़ी में ये भी देखती है कि उस गाड़ी का जो बोनट होता है उसको मॉडिफाई भी किया गया था। तो ऐसे में पुलिस को वो गाड़ी ट्रेस करने में आसानी भी हो जाती है। अब यहाँ तक पुलिस के पास एक शख्स सामने आ गया था, सतीश, जिसको पुलिस को पकड़ना था। लेकिन जब सतीश के बारे में और ज़्यादा डिटेल निकाली जाती है, आस पड़ोस में पूछा जाता है, तो किरण नाम की एक औरत का नाम सामने आता है। पता लगता है कि वो सतीश की काफ़ी करीबी दोस्त है। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि सतीश हाथ नहीं आ रहा तो क्या हुआ, उसके दोस्त से बात की जा सकती है, पूछताछ तो की ही जा सकती है। किरण को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसके ज़रिए पुलिस पहुंच जाती है किस तक, सतीश तक। अब पहली बार पुलिस को सतीश का पूरा सुराग मिलता है, उसे ट्रेस किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। एक तरफ किरण से पूछताछ की गई, किरण साफ तौर पे कहती है कि सर मैं बेगुनाह हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल कुछ जानती नहीं। इधर जब सतीश से पूछताछ की जाती है तो वो भी यही बोलता है कि साफ साफ बताओ तुमने क्या किया। जब पुलिस पूछती है, सतीश भी साफ तौर पर कहता है कि सर मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। पुलिस थोड़ा सा गेम भी खेलती है, किरण के बारे में कुछ और सतीश को कह देती है, सतीश के बारे में किरण को कुछ और कह देती है, और पुलिस इन्हें बरगलाने की कोशिश करती है, जैसा पुलिस का तरीका होता है कि कैसे भी ये दोनों टूटें और सच बताएं। और फिर जब इन्हें आमने सामने बिठाया जाता है तो पहली बार एक शख्स का नाम सामने आता है जो पेशे से एक डेंटिस्ट है और नाम है रामचंद्रैया। अब जब इस रामचंद्रैया की बात सामने आती है और पता लगता है कि असली मास्टरमाइंड तो रामचंद्रैया है, तो पूरी कहानी बदल जाती है। अब इसके बाद सीधे तौर पर रामचंद्रैया को पुलिस पकड़ती है और फिर उससे पूरी कहानी समझने की कोशिश करती है। अभी तक पुलिस के सामने 3 कैरेक्टर सामने आ गए थे, एक सतीश, एक किरण और एक रामचंद्रैया। और रामचंद्रैया के बारे में बताने वाला भी कोई और नहीं बल्कि सतीश और किरण ही थे। अब ऐसे में पुलिस ने रामचंद्रैया को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की और तब जाकर जो कहानी सामने आई वो होश उड़ाने वाली है। अब आप समझिए कि आखिर रामचंद्रैया था कौन। वो डेंटिस्ट था तो उसका लक्ष्मी देवम्मा से क्या लेना देना था और क्यों उसने इस कत्ल को अंजाम दिया और उसके बाद कैसे ये 19 टुकड़े किए।
देखिए ये जो कहानी है इसमें डॉक्टर जो साहब हैं वो एक तरीके से मास्टरमाइंड थे। मास्टरमाइंड कैसे? जो गाड़ी एसयूवी गाड़ी की जो बात हो रही थी, जो उस रोज़ वहाँ पर घूम रही थी, उसके आगे पीछे के जो नंबर प्लेट्स थे उस तक तो पुलिस सतीश तक तो पहुँच चुकी थी। सतीश ने कहानी बताई कि सर देखिए आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है, किरण का भी कोई दोष नहीं है, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो हमने अपनी कार को 6 महीने पहले डॉक्टर साहब को ही बेच दिया था। अब यहां पर जो सतीश का जो फोन स्विच ऑफ होना, ऑन होना, अब पुलिस को लगा कि अच्छा गाड़ी किसी और को बेच दी थी, वो कुछ कागजात भी दिखाता है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन फोन जो स्विच ऑफ जो हुआ था उससे वो शक के दायरे में अभी भी थे। इसके बाद किरण और सतीश को बैठाया जाता है, डॉक्टर को बुलाकर कहा जाता है कि डॉक्टर साहब बैठिए, आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी है। अब जब बातचीत करनी है तो डॉक्टर की कुंडली खंगाली जाती है, पता लगता है कि डॉक्टर साहब की जो बीवी है वो जो मर गई है, जिसकी हत्या हुई है, उसी की बेटी है। मतलब जो औरत मरी उसका दामाद था ये डॉक्टर। अब कहानी में किस तरीके से ट्विस्ट होता है, 3 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, खाकी वर्दी उनके बगल में बैठकर कहती है कि देखो डॉक्टर साहब, ये जो सतीश हैं और किरण हैं, इन्होंने अपनी तो कहानी बता दी, लेकिन इस पूरी सीक्वेंस में ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। आपको मुंह खोलना और सच सच बताना है कि आखिर उस रोज क्या क्या हुआ था। अब देखिए डॉक्टर को लगा कि सतीश और जो किरण है उन दोनों ने सच बोल दिया है, पुलिस को सारी कहानी बता दी है। अब डॉक्टर को लगा कि मैं फंस सकता हूं, तब वो एक कहानी बताता है। कहानी वो ये बताता है कि जो एसयूवी गाड़ी थी व्हाइट रंग की, उसने 4 लाख रुपए में खरीदी थी और लालच दिया था सतीश और किरण को कि मैं 4 लाख रुपए दूंगा। 50,000 रुपए उसने एडवांस भी कर दिया था और ये 6 महीने पहले की बात थी। और इन्हें क्या करना था, सतीश और किरण को, इन्हें उसकी सास को मौत के घाट उतारना था, उस लाश के साथ उस गाड़ी में सोना था, जहां पर जो लाश है वो डिक्की में बंद रहती, ये दोनों उस गाड़ी में एसी ऑन कर कर सो जाते और जब सुबह होता तो डॉक्टर साहब, मैं आगे बताऊंगा क्या करते हैं। लेकिन पुलिस ने पूछा कि ठीक है हमने आपकी पूरी कहानी समझ ली, लेकिन आप हत्या क्यों करना चाहते थे, आपकी मन में ऐसा क्या चल रहा था? तो डॉक्टर ने कहा कि सर देखिए आपको पता है मेरी जो बीवी है उनकी बेटी है और जो मेरी उम्र है वो 47 साल है। अब इससे अब 20 साल कम कर लीजिए, जो उनकी बेटी है वो 25-26 साल की है, मुझसे 20 साल छोटी है। अब क्योंकि इतना बड़ा एज डिफरेंस था तो शादी तो हो गई थी हमारी, दूसरी शादी, पहली शादी टूट चुकी थी, दूसरी शादी मेरी हो चुकी थी और इस दूसरी शादी से भी 3 साल का एक बच्चा भी है मेरे पास। अब इसके बावजूद जो सासू माँ है वो अक्सर हमारे घर में उस घर को तोड़ना चाहती थी, अपनी बेटी को बरगलाती रहती थी और अक्सर घर पे इसी वजह से झगड़े हुआ करते थे। अब मुझे लगा कि ये जो सारी चीजें कई कल को बढ़ सकती हैं और अपनी सास को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि उसे लगा कि मुझे मौत के घाट उतारना पड़ेगा सासू माँ को, तब जाकर वो अपना मुंह बंद कर रखेंगे और जो मेरी फैमिली है अच्छे तरीके से जी सकती है। और इसलिए उसने 6 महीने पहले से प्लान बनाना शुरू किया जहां पर डॉक्टर का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। उसने सतीश और किरण से बातचीत की गाड़ी खरीदने की और यह कहा कि देखो मैं तो गाड़ी तुमसे अभी खरीद रहा हूं, लेकिन जो इसका कागजी कार्रवाई है जिसमें नाम और रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ता है, मैं वो सारी चीजें नहीं करूंगा, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पे ही रहेगी, लेकिन मैं पैसे देकर इसे खरीद रहा हूं। पहला फेवर। दूसरा फेवर उसने ये कहा कि ठीक है, प्लस मुझे ये भी करना है कि मुझे अपनी सासू मां को मौत के घाट उतारना है, तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। 47 साल का डेंटिस्ट डॉक्टर जिस तरीके से पुलिस को ये सारी एक एक कहानी बता रहा है, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फिर पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ उस रोज हुआ क्या था। पुलिस कहता है कि जब उनकी माँ एक किसी इलाके में गई थी, बेल्लवा एक जगह है, वहां से जब वो वापस अपने घर पर आ रही थी, उन्होंने कहा कि वो एसयूवी गाड़ी को उस वक्त चला रहे थे और उन्हें उनकी सासू माँ को कहा कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। उस सड़क पर अपने दामाद को देखकर जो सासू माँ है वो गाड़ी पर बैठ जाती हैं और जो गाड़ी के पीछे किरण और सतीश चुपचाप बैठे हुए थे, वो पीछे से सासू माँ का गला दबाते हैं और गला दबाकर चलती गाड़ी के अंदर मौत के घाट उतार देते हैं।
उसके बाद जो डॉक्टर है अपनी फैमिली के पास रात को चले जाता है, इस बात को बिना बताए कि जो सासू माँ को उसने मौत के घाट उतार दिया है, और सतीश और किरण से ये कहता है कि तुम बंद गाड़ी में एसी चालू कर कर यहीं पर सो जाओ, ये जो औरत है, ये जो सास है, इसे डिक्की में डालो और सुबह में आऊंगा, सुबह सुबह हम इस लाश को देखते हैं किस तरीके से ठिकाने लगाना है। इसके बाद सतीश और किरण, एक लड़के लड़की दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह डॉक्टर साहब अपने साथ कई तेजधार हथियार लेके आते, डेंटिस्ट थे उनके पास, इस तरीके से मेडिकल वाले जो चाकू थे जो एक तरीके से सर्जरी में इस्तेमाल होता है। इसके बाद लाश को निकाला जाता है गाड़ी के अंदर से। गाड़ी खड़ी थी, दोनों इंडिकेटर जल रहे थे। वहीं पर बीच सड़क सुबह सुबह, मतलब सुबह 5 या 4:30 का वक्त रहा होगा, उस वक्त उस बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है डॉक्टर, और एक एक टुकड़ों को पॉलिथीन, काले पॉलिथीन में भरकर इस उम्मीद में भरता है ताकि किसी को पता ना चले कि उस पॉलिथीन के अंदर क्या है। अब जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जब अतड़ियों को, जब उसने पेट काटा तो अतड़ियाँ बाहर आई, अतड़ियों को निकाल निकाल कर सड़क के इधर उधर फेंक दिया ताकि किसी को समझ में ना आए कि ये चीज़ें क्या हैं। पूरे सड़क पर खून ही खून फैल चुका था, लेकिन सुबह का वक्त था, कोई वहाँ से गुजर नहीं रहा था, तो किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ है। अब एक एक टुकड़े को पॉलीथीन में पैक करने के बाद सतीश और किरण पीछे बैठते हैं। गाड़ी चलाता है कौन? डॉक्टर साहब। और गाड़ी का कांच नीचे खोला जाता है और एक एक टुकड़े को कोई इधर, किरण उस तरफ, और फेंकते हुए वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। 5 किलोमीटर तक जो पॉलीथीन थे, जितने भी टुकड़े किए गए थे, वो सारे पॉलीथीन के जो भरे हुए टुकड़े थे वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जब लाश सड़ना गलना शुरू होती है तो कुत्तों को भनक लगती है। कुत्ते उसे सूंघते हुए पहुंचते हैं, पॉलीथीन को चीर फाड़ कर कर उससे हाथ निकाल लेते हैं। एक कुत्ते ने निकाला। अब जो उस पूरे इलाके में कई इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर बॉडी पार्ट्स मिलते भी हैं। जो सर वाला हिस्सा था उस झाड़ियों में से जानबूझकर फेंक दिया गया। उन्हें लगा कि झाड़ियों में कौन पहुंचेगा, सुनसान इलाका है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो वही आवारा कुत्ते जिसे फिलहाल के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि दिल्ली, जैसे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, कि उन्हें एक तरीके से शेल्टर होम भेज दिया जाए, वही आवारा कुत्ते एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक सबसे बड़ा सबूत, एक सबसे बड़ी लीड बनकर पुलिस के सामने पेश होते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एक इंसान ने दूसरे इंसान को मौत के घाट उतारने के बाद एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की। अगर वो आवारा कुत्ता हाथ लेकर बाहर इंसानी बस्ती के आसपास नहीं घूमता तो किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। तो फिलहाल के लिए ये जो तीनों हैं जेल के अंदर हैं, और पुलिस के लिए भी ये बहुत अजीब केस था, जहां पर ना कोई सीसीटीवी फुटेज उन्हें समझ में आ रहा था, महज एक गाड़ी दिख रही थी जो उस इलाके में नॉर्मली घूम रही थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और जिस तरीके से केस सुलझता है, एक परफेक्ट क्राइम करने की जो उनकी प्लानिंग और योजना थी वो विफल रहती है, और तीनों ही जो कातिल थे वो अब सलाखों के पीछे हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ऑनलाइन क्राइम तक, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।